चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ जियोग्राफी, ठीक है, मतलब भूगोल, ठीक है। और भूगोल में डिस्कस करेंगे बच्चों आपके साथ चैप्टर नंबर 2 कृषि, ठीक है। कृषि से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं बच्चों, यहाँ पे जो भी प्रश्न बनेगा सारे प्रश्न को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कृषि से संबंधित जो भी क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है आपका बुक में, वो सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लो, पहला क्वेश्चन देखो क्या आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। उनमें से पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों का नाम बताओ। बताओ, भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों का नाम क्या है, बताओ। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे कि सर इसका आंसर तो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चावल और गेहूं, चावल और गेहूं, ठीक है। चलो देखो, भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं, बताओ। भारत में कौन से ऐसे 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अब सभी को पता है मोटे अनाज में क्या क्या चलेगा बच्चों, बताओ। तो मोटे अनाज में आ जाएगा आपका ज्वार, बाजरा और रागी, ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है। 3 प्रमुख मोटे अनाज को आप नाम याद रखना है, ज्वार, बाजरा और रागी। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, भारत की 3 नकदी फसलों का नाम बताएं, बताओ। भारत की 3 नकदी फसलों का नाम क्या है बच्चों, क्या है, नाम क्या है, बताओ बताओ क्या नाम है। तो नाम है इसका बच्चों यहाँ पे आपका, बताओ। 3 बोल रहा है आपसे लिखने के लिए, तो 3 कौन कौन लिख दोगे, संतरा, केला, तंबाकू, ठीक है। मन करे तो चाय, कॉफी और तिलहन भी लिखते हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है, बताओ। हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है, क्या आंसर बताओगे बच्चों। आंसर में लिखेंगे हमारे देश की प्रमुख रोपण फसल चाय, कॉफी, काजू, रबड़, नारियल इत्यादि। बताओ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, अंतर बताना है। क्या करना है बच्चों आपको, अंतर बताना है। किस चीज में अंतर बताना है, आपके सामने लिखा हुआ है, किस किस चीज में अंतर बताना है, नगदी फसल और रोपण फसल, नगदी फसल और रोपण फसल। नगदी फसल किसे कहते हैं बच्चों, बता। तो आप बोलेगा, क्या बोलेगा बच्चों यहाँ पे, ऐसे फसल, ऐसे फसल, ठीक है, जिसमें फसल का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, नगदी फसल। नगदी फसल में क्या क्या लिखेंगे बताओ। आप बोलोगे सर नगदी फसल में लिख दीजिए आप क्या क्या, क्या क्या बताओ। तो हो जाएगा गन्ना, कपास, सब्जियां, फल आदि, ठीक है। रोपण फसल देखो, तो रोपण फसल में क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक प्रकार की व्यवसायिक कृषि है। रोपण फसल भी क्या, बताओ, एक प्रकार की व्यवसायिक कृषि है जिसमें बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। जैसे में क्या लिखेंगे बच्चों, चाय, कॉफी, रबर या फिर केला आदि। हो गया अंतर दोनों में। नेक्स्ट देखो, व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर बताओ। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर बताओ बच्चों। तो इधर देखो आपका लिखा हुआ है व्यापारिक कृषि, और इधर है बच्चों आपका निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। व्यापारिक कृषि में क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखेंगे, इसमें फसलों और पशुओं का उत्पादन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। निर्वाह कृषि में क्या लिखेंगे बच्चों, पहला में, इसमें किसान अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं, ठीक है।
व्यापारिक कृषि में क्या लिखेंगे बच्चों? यह खेती बड़े पैमाने पे की जाती है और इसमें आधुनिक तकनीकों, मशीनों और उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। जबकि निर्वाह कृषि में क्या होता है बच्चों बताओ? इसमें अक्सर पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो परंपरा से चलते आ रहा है वही बीज, वही हल, उसी चीज को क्या करना है? उपयोग करना है। और इसमें बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता भी होती है। बताओ, लिख लोगे व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखना है। क्या करना है बच्चों? यहाँ पे एक शब्द लिखना है। किसका एक शब्द लिखना है? तो पहला आपका है हमारे देश में मानसून के आरंभ में। बताओ, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसलें को क्या कहते हैं? बताओ, एक शब्द में आंसर देना है। बताओ, तो मानसून के शुरुआती में बोए जाने वाली फसल और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल कौन सी होती है बच्चों? बताओ, खरीफ फसल। ठीक है। वर्षा के बाद जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटी जाने वाली फसल, बसंत में काटे जाने वाली और जाड़े के बाद बोए जाने वाली फसल को क्या कहते हैं बच्चों? चूंकि एक वर्ड में देना है तो क्या लिखेंगे? रबी फसल। क्या लिखोगे बताओ? रबी फसल। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया जाता है, वैसे भूमि बच्चों जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है, ठीक है, ताकि किस उद्देश्य से छोड़ा गया है? ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके। बताओ, उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिभूमि। क्या कहते हैं? प्रतिभूमि। ठीक है। अगला क्या है? कारखानों के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा कारखानों से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली फसली खेती को क्या कहते हैं बच्चों? वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? वाणिज्यिक कृषि। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बताओ? पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, यहाँ पे देखो एक बार। पहला क्वेश्चन है, भारत में उपजने वाली 2 खाद्य और 2 नगदी एवं 2 रेशे वाली फसलों का नाम लिखें। नहीं लिख दोगे क्या? लिख दोगे? क्या लिखोगे बच्चों? भारत में उगाई जाने वाली 2 खाद्य फसलें कौन कौन सी है बताओ? तो 2 खाद्य फसलें की बात करेंगे तो आपका चावल हो जाएगा और क्या होगा बच्चों बताओ? गेहूं। ठीक है। 2 नगदी फसलें की बात करें तो 2 नगदी फसलें कौन कौन सा होगा बताओ? कपास हो जाएगा और गन्ना हो जाएगा। ठीक है। 2 रेशेदार फसलों की बात करें तो क्या होगा बच्चों? आपका जूट और कपास। जूट और कपास। बताओ। चलो, उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों का नाम लिखें। देखो, इससे पहले हम जिन फसल की बात की है, कौन कौन सी फसल की बात की है बच्चों? एक बार देख लो यहाँ पे, 2 खाद्य फसल, नगदी फसल और रेशे वाली फसल। ठीक है, रेशे वाली फसल। तो इन फसल को उपजाने वाला प्रमुख राज्य का नाम लिखना है, प्रमुख राज्यों का नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे खाद्य फसलों में लिखेंगे। तो खाद्य फसलों की बात करें तो प्रमुख राज्य कौन कौन सा होगा बताओ? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और क्या हुआ बच्चों? हरियाणा। आपसे 2 पूछा है, 2 लिख दोगे। नगदी फसल की बात करें बच्चों तो बताओ, नगदी फसल में क्या क्या चलाएगा? कौन कौन सी राज्य आएंगी? उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। इनमें कोई 2 लिख देना, लेकिन शुरुआती वाला लिखना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। भारत में रेशेदार फसलों के अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन है बच्चों? तो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखोगे? गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों का नाम लिखो। क्या लिखना है बताओ? किसका नाम लिखना है? तो भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों का नाम लिखना है। देखो,
तो वर्षाधीन फसलों की बात करें बच्चों तो सबसे पहले आपका हो जाएगा मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज में क्या क्या लिखोगे बताओ? ज्वार, बाजरा और रागी। इसके अलावा क्या लिखेंगे बच्चों? दाल हो गया, तिलहन हो गया, कपास हो गया आदि। ये सब क्या है बच्चों? वर्षाधीन फसल के उदाहरण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। क्वेश्चन है बच्चों आपका, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। मतलब राष्ट्रीय, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का क्या योगदान है आपको बताना है। क्या लिखोगे बच्चों बताओ? क्या लिखोगे? लिखो, क्या लिखोगे? लिखोगे भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण, ठीक है, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव जो है इसका कैसी है? पत्थर की भांति है। ठीक है, हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 40% अंश कृषि से प्राप्त होती है। कितना प्रतिशत अंश बच्चों? 40% कृषि से प्राप्त होती है। भारतीय कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त है क्योंकि यहाँ की 63% आबादी कृषि पर निर्भर है। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगातार घट रही है। बताओ, चलो नेक्स्ट देखो। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन क्या है बताओ? भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। लिख दोगे आप? भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण निम्न है: जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव, घटता कृषि भूमि क्षेत्र, खेतों का छोटा आकार, भू स्वामित्व प्रणाली, सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं। ठीक है, आगे आप लिख लोगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या है बच्चों बताओ? क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है बताओ? हरित क्रांति क्या है? क्या लिखोगे? हरित क्रांति क्या है बच्चों? तो आप लिखोगे कि सर हरित क्रांति के बारे में तो हम पढ़े हैं। ठीक है, हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। ठीक है, किस किस पे जोर दिया गया था बच्चों इसमें? तो आप बताओगे कि सर ये जोर दिया गया था उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई के साधनों को अपनाने पे जोर दिया गया था। इस कारण फसलों की उत्पादकता काफी बढ़ी है। गेहूं जैसे खाद्यान्न उत्पादन में तो गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र की यह क्रांति हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है बच्चों? यहाँ पे हरित क्रांति के नाम से। देखो, यहां से आपको एक क्वेश्चन याद रखना बच्चों। क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में क्या लिखोगे बच्चों? आंसर में लिखोगे आप, सर इसका आंसर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। क्या होगा? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों यहाँ पे कि विश्व में, क्या पूछ लिया जाए बताओ? विश्व में हरित क्रांति का जनक की बात करेंगे बच्चों, जनक की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपका जनक हो जाएगा यहाँ पे, विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे बच्चों आपका, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। नाम क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो भारत में
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। बताओ, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। क्या लिखोगे? लिखोगे आप, चलो देखो, भारतीय कृषि के 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन है बताओ? भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। कृषि से उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल की प्राप्ति होता है। सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता, जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण, जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता। ठीक है, राष्ट्रीय आय का 24% भाग कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का लगभग 24% आय किससे प्राप्त होता है बच्चों? यहाँ पे तो आपका प्राप्त होता है कृषि से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों का नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या है? देखो, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों का नाम लिखना है। खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों का नाम लिखना है, तो क्या लिखोगे बच्चों? बताओ, लिखोगे भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य फसलों में कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों? यहाँ पे तो आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया और दालें। ठीक है, अगर व्यावसायिक फसलें की बात करें बच्चों, तो व्यावसायिक फसलें की बात करें तो क्या हो जाएगा? गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, चाय और कॉफी। बताओ, लिख लोगे कि नहीं? चलो अगला देखो, कारण बताओ। रीजन बताना है आपको बच्चों। किसका रीजन बताना है? किस किस चीज का रीजन बताना है? देखो, तो पहला आपका है कपास की खेती। कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांश होती है, क्यों? पूछ रहा है आपसे कि कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशता होती है, क्यों? क्या लिखेगा बताओ? आपके सामने लिखा हुआ है, लिखोगे दक्कन का पठार काली मिट्टी से समृद्ध है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या बच्चों? रेगुर मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी कहा गया जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अच्छी तरीके से बनाए रखती है और इसमें कपास के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसलिए ठीक है, दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में ठीक है अधिकांशता क्या होती है बच्चों? कपास की खेती की जाती है। चलो नेक्स्ट देखो, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है, क्यों? बताओ, गन्ने की उपज जो है वो उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक क्यों है? बताओ, क्या लिखोगे? बताओ, तो लिखोगे बच्चों आप यहाँ पे दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। कैसी जलवायु है बच्चों? यहाँ पे तो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, जो गन्ने की वृद्धि के लिए अधिक अनुकूल है। यहाँ तापमान और आर्द्रता पूरे वर्ष उच्च रहती है, जिससे गन्ने की फसल को बढ़ने के लिए बेहतर परिस्थितियां मिलती है। बताओ, नेक्स्ट देखो, भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है, क्यों? भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों क्यों करता है? बताओ, क्या लिखोगे? आप लिखोगे बच्चों यहाँ पे कि सर भारत जो है कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है, ठीक है, ताकि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके, जो हमारे यहाँ घरेलू मांग है उसको पूरा किया जा सके, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा की जा सके और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी किया जा सके। इसलिए भारत कपास का निर्यात भी करता है और आयात भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, क्यों? भारत, क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका यहाँ पे कि भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, क्यों? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप आंसर बताओ इसका। तो बोलेगा सर आंसर आपका सामने लिखा हुआ है। भारत में चाय की खेती के लिए, भारत में चाय की खेती के लिए अनेक भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां अनुकूल हैं, जिसके कारण चाय का उत्पादन अधिक होता है। इसलिए भारत को अग्रणी चाय निर्यातक देश माना जाता है। ठीक है, चाय निर्यातक देश माना जाता है। बताओ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कृषि से संबंधित जितने सारे प्रश्न थे बच्चों, उसका सारा हमने यहाँ किया, यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, और बाकी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चे आपके सामने हम अगली वाली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।